देखिए अगला वर्ड है क्रिसेंडो। क्रिसेंडो का मतलब क्या है? इट इज अ नाउन, मतलब चढ़ाई, मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ना। अब यहाँ पर देखिए किसी स्लोप की बात नहीं हो रही है, किसी स्टीपनेस की बात नहीं हो रही है। इट इज टॉकिंग अबाउट ग्रेजुअल इंक्रीज इन लाउडनेस। पिच हाई हो रही है, आवाज तेज हो रही है, साउंड, आप ध्वनि की बात कर रहे हैं। जब ध्वनि तेज होने लगती है धीरे धीरे, या वॉल्यूम आप अप करते हैं, तो उस वॉल्यूम अप करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? क्रिसेंडो। मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है, उस बढ़ने के प्रोसेस को आप कहते हैं क्रिसेंडो। तो एस्केलेशन, इंक्रीज करना, एस्केलेट करना, आगे बढ़ाना, एस्केलेट करना, बढ़ाना, है ना। तो ये कितना अच्छा सिनोनिम है, इंक्रीज करना। और एंटोनिम क्या होगा? डी क्रिसेंडो। डी क्रिसेंडो, डिक्रीजिंग, एस्केलेट करना एंड डिक्रिसेंडो, डिक्रीज करना। सेंटेंस में इस क्रिसेंडो को कैसे यूज करेंगे आप? एज द सॉन्ग नियर्ड इट्स एंड द ऑर्केस्ट्रा बिगैन बिल्डिंग अप टू इट्स क्रिसेंडो। As the song neared its end, the orchestra began building up to its crescendo. जैसे अब वॉल्यूम जब अप करते हैं धीरे 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 धीरे, क्या होता है? वॉल्यूम हाई होता जाता है, पिच हाई होता जाता है, एंड साउंड हमें तेज सुनाई देता है। तो ये क्या हो रहा है? ये इमेज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्रिसेंडो। क्रिसेंडो मतलब वॉल्यूम हाई होती जा रही है। क्या होती जा रही है? वॉल्यूम हाई होती जा रही है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास। नेक्स्ट वर्ड इज, नेक्स्ट वर्ड इज इजोटेरिक। इजोटेरिक का मतलब क्या होता है? अगेन आपने जैसे पढ़ा क्लेयरवॉयंट क्या होता है, तो इजोटेरिक क्या होता है, ऑकल्ट क्या होता है। देखिए इन सब का मीनिंग कहीं ना कहीं एक सिमिलर मीनिंग निकल कर आ रहा है, कहीं ना कहीं इन सब वर्ड्स का रूट कहीं ना कहीं एक जगह है। इजोटेरिक का मतलब है गुड, मतलब कि गुड इन द सेंस डेप्थ की बात हो रही है, कि इतना डीप है कि उसको समझना मुश्किल है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं यूनिवर्स में, कि नेचर में, जिसे हम समझ नहीं सकते, और इनको समझने वाले कुछ अलग ही एनलाइटेंड पीपल होते हैं, इनर सर्कल के लोग होते हैं, कन्फाइंड टू एंड अंडरस्टैंडेबल ओनली बाय ओनली एनलाइटेंड इनर सर्कल। कहने का मतलब कुछ ऐसे स्पेसिफिक लोग ही होते हैं, जैसे साधु लोग, तांत्रिक लोग, तो इस तरीके से, या फिर टैरोट रीडिंग कोई करता है, ज्योतिषी लोग, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो ऐसे लोग ही समझ पाते हैं, हम नहीं समझ पाते। तो एब्स्ट्रूज, जो समझा ना जा सके, जो क्लियर नहीं है, जो बातों में क्लियर नहीं है, डीप है, आर्केन है, कैबलिस्टिक है, मिस्टीरियस है। क्या है? मिस्टीरियस है। द कैबलिस्टिक, आर्केन, इन सब का मतलब होता है हार्ड टू अंडरस्टैंड, हार्ड टू इंटरप्रेट, इतना डीप है कि हम समझ नहीं सकते हैं उस चीज को। एब्स्ट्रूज है। तो ये सारे वर्ड्स आपके कितने अच्छे सिनोनिम्स है, पैसिव वर्ड्स की एक लिस्ट बन गई है। सिनोनिम्स, एंटोनिम देखिए क्या होगा? इजोटेरिक का एंटोनिम एक्सोटेरिक। क्या होगा? एक्सोटेरिक। पब्लिक है, जो जो सब जानते हैं, जो ऑब्वियस है, जो दिख रहा है, इट इज, देर इज नथिंग हार्ड, देर इज नथिंग हार्ड टू अंडरस्टैंड, विच यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। अनमिस्टीरियस है, जो मिस्टीरियस नहीं है, जो हम जैसे नॉर्मल लोग भी समझ सकते हैं, उसके लिए किसी मिस्टिक की जरूरत नहीं है। मिस्टिक, लोग मिस्टीरियस चीजें समझते हैं। वाइल द राइटिंग appeared simple, its meaning was esoteric in the fact only a number of scholars could comprehend it. तो क्या कह रहा है सेंटेंस में? देखिए कैसे इजोटेरिक को आप यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ ऐसे लोगों के, इनर सर्कल लोगों के लिए ही आप एजोटेरिक वर्ड यूज करेंगे। आप एजोटेरिक को आप नॉर्मल लैंग्वेज में कैसे कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं? देखिए कि वाइल द राइटिंग अपियर्ड, वो जो किसी राइटिंग, पीस ऑफ राइटिंग की बात हो रही है, किसी ऐसे की, किसी आर्टिकल की, जब पढ़ा जा रहा है तो ऐसा लग रहा है, सिंपल तो लग रहा है देखने में, लेकिन उसके मीनिंग पे जब आ रहे हैं तो वो इजोटेरिक लग रहा है। कैसे पता चल रहा है कि वो इजोटेरिक नेचर का है? इससे पता चल रहा है कि बस कुछ स्कॉलर्स ही थे जो उसको समझ पा रहे थे, हर कोई नहीं समझ पा रहा था उस राइटिंग को, उनकी बातों को जो लिखी हुई थी।
तो इसका मतलब इजोटेरिक। देखिए ये सिंबल्स भी सारे जितने भी हैं इजोटेरिक है। इनमें से कितने सिंबल्स का आप मीनिंग समझते हो, जानते हो कि एक्चुअली में कैसे आया, कैसे ओरिजिन हुआ। दीज सिंबल्स आर हार्ड टू अंडरस्टैंड, हार्ड टू इंटरप्रेट। तो ये क्या है, 15 रिलीजियस एजोटेरिक एंड ऑकल्ट सिंबल्स हैं। ऑकल्ट सिंबल्स है जो सुपरनैचुरल सिंबल्स हो गए आपके, करेक्ट। तो दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ एजोटेरिक सिंबल्स। तो नेक्स्ट वर्ड है आपके पास फिंडिश। फिंडिश का मतलब क्या होता है, दुष्ट। फिंडिश का मतलब क्या होता है, दुष्ट। मतलब दिस इज, देखिए दिस इज एन एडजेक्टिव, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज एन एडजेक्टिव, करेक्ट। मीनिंग क्या है, एक्सट्रीमली इविल और क्रूअल। एक्सट्रीमली इविल और क्रूअल मतलब बहुत ही ज्यादा बुरा है, भयानक है और निर्दयी है, क्रूअल है। तो सिनोनिम्स क्या होंगे, इविल का, क्रूअल का, दुष्ट का क्रूअल हो गया, इविल हो गया, जो डिफिकल्ट है, जो डिमोनिक है, जो डायबोलिक है। ध्यान दीजिए ये बड़ा अच्छा वर्ड है डायबोलिक, एक नए तरह का वर्ड है आपके लिए। इनफर्नल है, नरकीय है, नरकीय है, नरक समान, है ना। तो ये सब वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। डिमोनिक है, डेविलिश है, क्या है ना, ईवल है, क्रूवल है, डिफिकल्ट है, डायबोलिक है, जो नॉर्मल नहीं है, जो दुष्ट है, बहुत बुरा है। एंटोनिम क्या होगा दुष्ट का, अच्छा होगा, होली है, गुड है, सिंपथेटिक है, एंजेलिक है, जो फरिश्ते समान जैसा है, जो डेमोनिक नहीं है, जो डेमन नहीं है, जो क्या नहीं है, डेविल नहीं है, दैट इज एंजल। एंजल से बना है एंजेलिक। होली जो पवित्र है, पायस, करेक्ट। ये भी वर्ड्स आ चुके हैं सेंटेंस में, इसको कैसे यूज करेंगे बताइए। नपलम इज अमंग द मोस्ट फिंडिश ऑफ केमिकल वेपन्स। तो केमिकल वेपन्स क्या होते हैं, जो केमिकल्स के थ्रू किसी को मारा जाए या फिर वॉरफेयर में यूज किया जाए, किसी युद्ध में यूज किया जाए, किसको, बंदूक की जगह केमिकल्स को। तो केमिकल वेपन्स जो केमिकल यूज करते हैं, ऐसे वेपन्स, ऐसे हथियार जो केमिकल्स यूज कर रहे हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि नपलम इस तरह का केमिकल वेपन है जो बहुत ही फिंडिश है, जो मतलब बहुत ही खतरनाक है, कहना चाहते हैं ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग, कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग ये निकल रहा है, सेंस निकल रहा है कि खतरनाक है। ये नहीं कहेंगे कि बंदूक या वेपन दुष्ट है ना। दुष्ट बेसिकली आप पर्सन के लिए बोलते हो, बट यहाँ पे लगा दिया गया है अगर फिंडिश, तो यहाँ पे सेंस निकालना है आपको कि इसका सेंस यहाँ क्या निकल रहा है, दैट बहुत ही खतरनाक और बहुत ही निर्दयी तरह का मतलब वेपन है, मतलब जान नहीं बख्शता, कहने का मतलब। और ये चेहरा देखिए, दुष्ट इंसान का चेहरा कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। दुष्ट इंसान का चेहरा कैसा दिखता है, जब वो कोई करामात करना चाहता है या करने वाला है तो उसका चेहरा ऐसा ही कुछ नजर आता है। नेक्स्ट वर्ड इज एसर्बिक। एसर्बिक, एसर्बिक का मतलब क्या होता है, कड़वा। एसर्बिक का मतलब क्या होता है, कड़वा। अच्छा, कड़वा किस सेंस में आप कह रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। सॉर और बिटर इन टेस्ट, सॉर और बिटर इन टेस्ट मतलब खट्टा या तीता, है ना। खट्टा या तीखा होता है टेस्ट में, एक चटपट टेस्ट होता है, थोड़ा कड़वापन होता है, खट्टा होता है। तो ऐसे टेस्ट को कहते हैं जो थोड़ा सा एसिडिक टाइप का होता है, ऐसे टेस्ट को कहते हैं एसर्बिक। क्या कहते हैं, एसर्बिक। जो खट्टा, चटपटा, तीखा कुछ इस तरीके से होता है, जैसे आपके गोल गप्पे हो गए, आलू टिक्की हो गया, है ना। तो ये कैसा टेस्ट होता है इनका, भेलपूरी हो गया, ये सब एसर्बिक टेस्ट के हैं। कैसे टेस्ट के हैं, एसर्बिक टेस्ट के हैं। ऊपर से नींबू निचोड़ा जाता है, कैसा टेस्ट हो जाता है, सावर टेस्ट हो जाता है, बिटर इन टेस्ट, थोड़ा सा खट्टा तीखा सब मिक्स होता है, एसर्बिक टेस्ट होता है। कैसा होता है, एसर्बिक टेस्ट होता है। मतलब हार्श हो गया, एस्ट्रिंजेंट मतलब अगेन टेस्ट की बात आ गई इसमें। अनप्लेजेंट कहा जा रहा है, विट्रियोलिक कहा जा रहा है ना। अनप्लेजेंट कहा जा रहा है क्योंकि सावरनेस है इसमें, बेसिकली सावरनेस है। अनप्लेजेंट तो कहा जा रहा है, लेकिन आपको खाना देखिए एसर्बिक ही जनरली पसंद आ जाता है। तो एंटोनिम इसका क्या होगा, ब्लैंड, एकदम सादा, ब्लैंड,
एकदम सादा, कोई टेस्ट ही नहीं है, कोई फ्लेवर नहीं है, ब्लैंड, तो ब्लैंड खाना आपको कभी नहीं पसंद आएगा। स्वीट है, मीठा आ रहा है उसमें स्वाद, उसमें चटपट तीखा स्वाद या फिर खट्टा स्वाद नहीं आ रहा, स्वीट है, बेसिक है, एकदम सादा है, नॉर्मल है, बेसिक है, स्मूथ टेस्ट है, कुछ अचानक कोई फ्लेवर का बर्स्ट नहीं एकदम आपके मुंह में आया है। इट इज़ वेरी स्मूथ, इट इज़ बेसिक, इट इज़ ब्लैंड इन टेस्ट। ब्लैंड इन टेस्ट मतलब बहुत ही नॉर्मल सादा खाना, कुछ भी नहीं, फीका फीका खाना। एसर्बिक देखिए, जैसे नींबू पानी क्या होता है, एसर्बिक इन टेस्ट होता है। नींबू पानी कैसा होता है, एसर्बिक इन टेस्ट होता है। सावर भी होता है, खट्टापन आता है उसमें, बिटरपन आता है, क्योंकि सावर है तो बिटरनेस तो आएगा ही ना, क्योंकि क्या होता है वो कटता है, लाइक एसिडिक नेचर होता है उसका, तो इसलिए बिटर कहा जा रहा है। और शार्प, तेज टेस्ट होता है, तेज, है ना। सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे एसर्बिक को, while you may think your acerbic joke is funny and helpful, others may not appreciate your humor। मतलब आपको while you may think, आपको ऐसा, आप ऐसा सोच सकते हैं कि आपका जो जोक है वो एसर्बिक जोक जो है बहुत ही फनी है। एसर्बिक जोक जो है मतलब बहुत ही चटपट जोक मारा है आपने, कहने का सेंस यहाँ पर ये है। तो एसर्बिक जोक है जो बहुत ही हंसी वाला जोक है और बहुत ही मदद कर रहा है, बट दूसरे हो सकता है इस चीज को अप्रिशिएट ना करें, आपके ह्यूमर को अप्रिशिएट ना करें। तो दैट मीन्स कहा जा रहा है कि आप एसर्बिक जोक थोड़ा कम ही मारें, है ना। चलिए, नेक्स्ट वर्ड इज रिबॉल्ड। रिबॉल्ड का मतलब क्या होता है, इट इज एन एडजेक्टिव, मतलब अशिष्ट। अशिष्ट, अशिष्ट मतलब जो ढंग से बिहेव नहीं कर रहा, वल्गर तरीके से बिहेव कर रहा है, या फिर ह्यूमरसली वल्गर आप देखिए कह सकते हैं, जो डिसेंट नहीं है, जो सोबर नहीं है। तो बॉडी है, डर्टी है, ओब्सीन है, ल्यूविड है, सॉरी देखिए ल्यूविड, डी, है ना, ल्यूड है, ऑब्जीन है, डर्टी है, बॉडी है, मतलब गंदा है जो देखने में, गंदा है देखने में, सुनने में, या फिर खराब है, डिसेंट नहीं है, जो वल्गर है। ह्यूमरसली मतलब ऐसा मजाक है कहने का, ह्यूमरसली ह्यूमर की बात आ गई, ह्यूमर आप लगा रहे हो मतलब कुछ ऐसा मजाक है या जोक है जो वल्गर है। तो सिनोनिम से आपने देख लिया क्या होता है, बॉडी, डर्टी, ऑब्जीन, ल्यूड, है ना। एंड एंटोनिम्स इसका उल्टा क्या होगा, जो सोबर है, जो डिसेंट है ना, क्लीन है, एकदम साफ सुथरा, डिसेंट, प्योर, चास्ट, एकदम जो पवित्र होता है उसको क्या कहते हैं, चास्ट, मतलब चास्ट, तो डिसेंट है, प्योर है, करेक्ट। तो एंटोनिम्स क्लियर हैं आपको। सेंटेंस में आप रिबॉल्ड को कैसे यूज करेंगे, देखिए, The teacher sent Jim to principal's office after he told a ribald joke in the class। मतलब टीचर ने जिम को प्रिंसिपल के ऑफिस में भेज दिया, किसके बाद, जब उसने क्लास में एक वल्गर जोक मारा, तो उसके बाद उसको प्रिंसिपल के ऑफिस भेज दिया गया। तो जब उसने रिबाल्ड जोक क्लास में कह दिया तो उसको पनिशमेंट मिलना तय था। तो रिबाल्ड का मतलब क्या होता है, लो कोर्स, स्पेशली ऑफेंसिव इन लैंग्वेज, मतलब बोली की बात आ रही है। रिबॉल्ड स्पेशली, स्पेसिफिकली आप बोली के लिए कहते हैं, लैंग्वेज के लिए, भाषा के लिए। तो लैंग्वेज में अगर आप वल्गर हैं तो दैट मीन्स रिबॉल्ड वहां पर आप अप्रोप्रिएटली यूज कर सकते हैं। भाषा में आप अशिष्ट हैं, भाषा में आप अशिष्ट हैं, करेक्ट। एक सोबर भी आप लिख सकते हैं, कैपिटल बी लिख दिया है, स्मॉल बी होगा, लिख लो, है ना। समझ में आई बात। आगे देखिए, आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, सेमिनल। सेमिनल का मतलब क्या होता है, सेमिनल का मतलब होता है प्रभावशाली, देखिए लिखा हुआ है, एडजेक्टिव है, पर सेमिनल आप कैसे यूज करेंगे, सेमिनल का मीनिंग क्या है,
ओरिजिनल इंपॉर्टेंट है एंड हैविंग ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन फ्यूचर डेवलपमेंट्स, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा ओरिजिनल और इम्पोर्टेंस रखता है कि वो फ्यूचर में भी इफेक्ट दे सकता है और उसका इन्फ्लुएंस फ्यूचर डेवलपमेंट में भी हो सकता है, उसका मतलब असर फ्यूचर में भी दिखता है, इतना इंपॉर्टेंस रखता है, इतना ओरिजिनल है और इतना ज़रूरी है, मतलब सेमिनल है। क्या है? सेमिनल है। तो सिनोनिम्स क्या होंगे? ऑब्वियसली इन्फ्लुएंशियल, वेरी करेक्ट, फॉर्मेटिव, ग्राउंड ब्रेकिंग, कहते हैं ना ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी है, ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशन है, मतलब ग्राउंड ब्रेकिंग जमीन हिला दे जैसे। तो एंटोनिम क्या होगा? जो बिल्कुल ही सिग्निफिकेंट नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है, इररेलेवेंट है, जो मिलता जुलता ही नहीं है, अनइम्पॉर्टेंट है, इलॉजिकल है, फ्रिवोलस है ना, ट्रिवियल है। तो ये सारे वर्ड्स याद रखने हैं, कई बार बता चुकी हूँ मैं। एग्जाम्पल में देखिए कैसे इसको यूज करेंगे। हर थ्योरीज वर सेमिनल फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म, हर थ्योरीज वर सेमिनल फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म। तो उसकी जो थ्योरीज थे वो क्या थे? इम्पॉर्टेंट थे किसके लिए? एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए, मतलब एजुकेशन में जितने भी बदलाव लाने हैं, रिफॉर्म्स लाने हैं, उसके लिए उसकी जो थ्योरीज थी, जो उसने थ्योरीज रखी थी, बहुत ही ज़रूरी थी। अब एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे डार्विन की जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन थी, जो इन्होंने किताब लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, कितनी इंपॉर्टेंट थी कि आज तक हम उस चीज़ को, मतलब उस बुक को रेफर करते हैं, इनकी बातों को रेफर करते हैं, है ना। तो इनका आज तक असर है, मतलब इनकी बातों का हम आज तक इनसे सीख लेते हैं, इसको पढ़ते हैं। तो क्या है, इनका जो वर्क था, इनका जो काम था, वो ग्राउंड ब्रेकिंग था, वो सेमिनल वर्क था इनका। क्या था? सेमिनल वर्क था। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर आ जाइए, स्करिलस। स्करिलस का मतलब क्या होता है? स्करिलस मतलब गंदा या अपमानजनक, एडजेक्टिव है, मतलब एक्सप्रेसिव ऑफेंसिव रिप्रोच, एक्सप्रेसिंग ऑफेंसिव रिप्रोच, करेक्ट। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? सिनोनिम्स देखिए, अप्रोब्रियस, कैसे पढ़ेंगे आप? अप्रोब्रियस, अप्रोब्रियस, अब्यूजिव, ऑफेंसिव, इनका मीनिंग ही होता है जो खराब है, जो ऑफेंसिव है, जो अच्छा नहीं लग रहा है, जो खराब लग रहा है हमें, जिससे हमें बुरा लग रहा है, हम जिससे बुरा मान रहे हैं, हम जिससे डिसअपॉइंट हो रहे हैं या डिसगस्टेड हो रहे हैं। एक्सप्रेसिंग ऑफेंसिव रिप्रोच, अप्रोप्रियस। एंटोनिम क्या होगा इसका? देखिए, विलोम होगा, जो अच्छा लग रहा है, दैट इज तारीफें। कर्टियस है जो, मतलब हम किसी को रिटर्न करते हैं एक हम्बल पोलाइट वे में, दैट इज कर्टसी, है ना। क्लीन है जो, अपराइट है जो सही है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री, कर्टियस, क्लीन, अपराइट, ये आपके यहाँ पर एंटोनिम्स होंगे किसके? स्करिलस के। तो सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे? देखिए, शीला गॉट मी फायर्ड बाय टेलिंग माय बॉस स्करिलस लाइज अबाउट मी, मतलब शीला ने मुझे फायर करवा दिया, मेरे बॉस को मेरे बारे में गंदे झूठ बताकर, बोलकर मुझे नौकरी से निकलवा दिया, मेरे बॉस को मेरे बारे में गंदे झूठ बताकर, है ना। जैसे अपमानजनक है क्या? फोन पे इस तरीके से किसी को गंदा बोलना, चिल्लाना, ये क्या है? अपमानजनक है। किन के बारे में? देखिए, गंदा बोला जा रहा है, ये इनको उंगली दिखा रहा है, गंदा बोल रहा है, चिल्ला रहा है, तो अपमानजनक है। आपको इससे याद कैसे रखना है कि अपमानजनक है, सही नहीं है, जो मॉरली आपको इनकरेक्ट लग रहा है, स्कैरिलस। एक्रूमेंट, एक्रूमेंट का मतलब क्या होता है? अर्जित करना, कलेक्ट करना, संग्रहण की बात आ गई। द एक्ट ऑफ एक्यूमुलेटिंग, द एक्ट ऑफ एक्यूमुलेटिंग। सिनोनिम्स क्या होंगे? एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेट करना, बिल्डअप करना, एग्रीगेट करना, इंक्रीज करना, कलेक्ट करना, करेक्ट। और एंटोनिम क्या होगा? मतलब कलेक्ट करने का एंटोनिम क्या होगा? डेट, इसको डेब्ट नहीं कहेंगे आप, क्या कहेंगे? डेट। डिसेलरेट करना, एक्सेलरेट करना, डिसेलरेट करना, ड्विंडल, मतलब एक्रूमेंट की बात होगी, जमा करना। अब यहाँ पे ये सब एग्जैक्ट एंटोनिम तो नहीं है, बट सिमिलर कह सकते हैं, या फिर थोड़ा सा नियरेस्ट।
नियर एंटोनिम कह सकते हैं, नियर एंटोनिम्स कह सकते हैं इसका क्या, जैसे कर्ज क्या होता है, एक्रू करना नहीं होता है, वो तो बांटना होता है ना, एक्रू करना नहीं होता है, कर्ज आप, डेट आप क्या करते हैं, देते हैं, एक्रू नहीं होता उसमें कुछ भी, है ना। डिसेलरेट कम होना, डुएंडल मतलब कम पड़ जाना, डगमगा जाना, है ना, कम पड़ जाना। तो यहाँ पर एक्रूमेंट का यहाँ पर ये क्या है, नियर एंटोनिम्स है। सेंटेंस में इसका यूज कैसे करेंगे, द एडवांटेजेस दैट माइट एक्रू फ्रॉम द वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉटन ग्रोइंग आर मेनली फोरफोल्ड। क्या कह रहे हैं, दोबारा पढ़िए। द एडवांटेजेस दैट माइट एक्रू, जो भी एडवांटेजेस यहाँ से कलेक्ट हो रहे हैं, हो सकते हैं, कहाँ से, फ्रॉम द वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉटन ग्रोइंग आर मेनली फोरफोल्ड। कहाँ से, जो कॉटन ग्रोइंग सीड्स या प्लांट्स आप कुछ कह सकते हैं, यहाँ पे कुछ मिसिंग लग रहा है, तो क्योंकि कॉटन ग्रोइंग क्या है आपका एडजेक्टिव फ्रेज है ये पूरा, है ना, तो कोई ना कोई नाउन मिसिंग है। एनीवेज मीनिंग समझना है हमें, एक्रूमेंट कैसे, एक्रू को आप यूज कर सकते हैं सेंटेंस में, फ्रॉम द वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉटन ग्रोइंग नाउ प्लांट्स आर मेनली फोरफोल्ड, 4 गुना, फोरफोल्ड मतलब 4 गुना, है ना, तो 4 गुना ज्यादा क्या हो सकता है, एडवांटेजेस एक्रू किए जा सकते हैं, कलेक्ट किए जा सकते हैं, गैदर किए जा सकते हैं, है ना। ये जनाब क्या कर रहे हैं, पैसे की नल खोल रखी है इन्होंने, पैसे की नल खोल रखी है, मतलब पैसे कलेक्ट किए जा रहे हैं, संग्रहण चल रहा है, कलेक्शन चल रहा है ना। तो आप यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एडवांटेजेस जो आप गैदर कर सकते हैं, एक्रू कर सकते हैं, इनको वाइडली डिस्ट्रीब्यूट करके, वो 4 गुना है ना। नेक्स्ट इज रिसरेक्ट, रिसरेक्ट का मतलब क्या होता है, देखिए, रिसरेक्ट का मतलब होता है वापस से जिंदा कर देना, रिसरेक्ट का मतलब होता है वापस से जिंदा कर देना, वर्ब है फिर से शुरू, कॉज टू बिकम अलाइव अगेन, दोबारा से जिंदा कर देना, दोबारा से शुरू कर देना। सिनोनिम क्या होंगे, रेज कर देना, रेज कर देना, रिवाइव कर देना, राइज कर देना, रिससिटेट कर देना, रिजुवनेट कर देना, रिवाइटलाइज कर देना, रिजुवनेट कर देना, रिवाइटलाइज कर देना, रिससिटेट कर देना, रेज कर देना, रिवाइव कर देना, राइज कर देना। जरा याद कर लो, बोलो मेरे साथ साथ बोलो, साथ साथ आप बोलें, रिससिटेट, इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, रिसरेक्ट एंड रिस्कटिटेट नहीं कहेंगे, रिससिटेट, रिससिटेट। तो एंटोनिम क्या होगा, दोबारा जिंदा करने का, दोबारा से मर जाना, तो सुसाइड हो सकता है, टर्मिनेट मतलब एंड कर देना, दी एंड कर देना, एग्जीक्यूट कर देना, खत्म कर देना, किल कर देना, मार देना। तो सेंटेंस में इसका मीनिंग कैसे आप निकालेंगे, कैसे यूज करेंगे, रिसरेक्ट को, द स्टोरी इज अबाउट अ साइंटिस्ट हु क्लेम्ड दैट ही कुड रिसरेक्ट द डेड। क्या कह रहा है कि ये कहानी उस साइंटिस्ट के बारे में है जो वो क्लेम करते हैं कि वो मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं, ये कहानी उस साइंटिस्ट के बारे में है, जिंदा कर सकते हैं, रिसरेक्ट कर सकते हैं मरे हुए को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, देखो आप, ग्रेवयार्ड से जितने भी मर गए हैं क्या कर रहे हैं, रिसरेक्ट कर रहे हैं, दोबारा से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिसरेक्ट कर रहे हैं, रिसरेक्ट कर रहे हैं, है ना। कोआलसेंस, कोआलसेंस, कोआलस आपने पढ़ा, कोआलस मतलब जुड़ जाना, तो कोआलसेंस आपने क्या देखा है, नाउन है यहाँ पर जिसका मतलब है मिलाव, मिल जाना, अगेन द सिमिलर मीनिंग बट द पार्ट ऑफ स्पीच माइट डिफर। तो मीनिंग क्या है, द यूनियन ऑफ डाइवर्स थिंग्स इनटू वन बॉडी फॉर्म और ग्रुप ग्रोइंग टुगेदर ऑफ पार्ट्स, मतलब बहुत सारी अलग अलग चीजों का, डाइवर्स चीजों का एक यूनियन होना, एक यूनिट में आ जाना, एक बॉडी में आ जाना, एक ग्रुप में आ जाना और एक साथ बढ़ना, उन पार्ट्स का एक साथ बढ़ना, है ना। तो एमालगमेशन कह सकते हैं ना, एमालगमेशन कह सकते हैं, फ्यूजन कह सकते हैं, यूनिफाई करना, यूनिफिकेशन कहना, और क्या हो सकता है,
एग्लोमरेशन। एंटोनिम उल्टा क्या होगा, अलग करना ना, सेग्रीगेट करना। डिफ्यूजन, फैल जाना, है ना, फैल जाना, डिफ्यूजन। और क्या हो सकता है, सेपरेट करना, आइसोलेट करना। करेक्ट। सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे, शॉक इज फॉर्म्ड ड्यू टू कोएलिसेंस ऑफ वेरियस स्मॉल प्रेशर पल्सेस। शॉक वेव्स जो आती हैं, जैसे आपके अर्थ पे भी आती हैं, शॉक कैसे, शॉक का मीनिंग क्या होता है, शॉक कैसे बनता है, इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू कोएलिसेंस ऑफ वेरियस, मतलब छोटे छोटे पल्सेस होते हैं, उनको बहुत सारे छोटे 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 पल्सेस जब बहुत मिल जाते हैं एक साथ, तो एक शॉक क्रिएट करते हैं। छोटे छोटे पल्सेस आएंगे, छोटा छोटा, जैसे आपको कोई पिन चुभो रहा है तो ज़्यादा नहीं पता चलता उतना, है ना, थोड़ा सा करके कोई चला गया। लेकिन अब छुरा ही मार देंगे, मतलब बहुत सारी पिन एक साथ हैं, छुरा ही मार देंगे तो लगेगी ना। तो वही चीज़ है, एक साथ मिल जाना, एक साथ यूनाइट हो जाना उन सब चीज़ों का। कहने का मतलब शॉक आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे दो मॉलिक्यूल्स जब क्या कर रहे हैं, फ्यूज कर रहे हैं, एक बड़े मॉलिक्यूल में बन रहे हैं, कंपैरेटिवली एक बड़े मॉलिक्यूल में बन रहे। फ्यूजन में तो यही होता है, फ्यूजन में क्या होता है, कोएलिसेंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स, एटम्स। नेक्स्ट वर्ड इज वैलेस। वैलेस का मतलब क्या होता है, एक छोटा सा बैग, जिसको क्या कह सकते हैं हम, वैलेस कह सकते हैं। और इसका मीनिंग क्या होता है, स्मॉल ओवरनाइट बैग फॉर स्मॉल ट्रिप। छोटे छोटे ट्रिप पर जब आप जाते हैं तो पूरा लगेज लेके नहीं जाते हैं, पूरा बैगेज लेके नहीं जाते हैं, आप एक छोटा सा बैग रख लेते हैं जिसमें बस हैंडी चीज़ें होती हैं। आपको पता है एक छोटे से ट्रिप के लिए जा रहे हैं, 1 दिन में लौट आएंगे वापस, 2 दिन में लौट आएंगे वापस, तो कितना सामान चाहिए, पूरा लगेज बैगेज थोड़ी लेके जाएंगे। आप क्या लेके जाएंगे, खाने का सामान थोड़ा बहुत, पीने का सामान, एंड देन छोटे मोटे अपने यूटिलिटी के नेसेसरी आइटम्स। करेक्ट। तो सिनोनिम्स इसके क्या हो सकते हैं, सूटकेस हो सकता है, वेरी इजी, बैग हो सकता है, ग्रिप हो सकता है, बैगेज हो सकता है। यहाँ पे बैगेज लिख दिया गया है क्योंकि सिनोनिम चाहिए, तो मिलते जुलते वर्ड्स यही है। सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे, द स्पाई ग्रैब्ड हिज वॉलेट बिफोर हेडिंग टू द एयरपोर्ट। जो जासूस था उसने क्या किया, उसका बैग ग्रैब कर लिया, पकड़ लिया, चुरा लिया, मतलब ले लिया, एयरपोर्ट की तरफ भागने से पहले, एयरपोर्ट की तरफ जाने से पहले उसने क्या किया, स्पाई ने, जासूस ने एक सूटकेस हाथ में पकड़ लिया, है ना, अपना ही सूटकेस, मतलब अपना सूटकेस पकड़ा और एयरपोर्ट की तरफ चल दिया। तो ऐसे हैंडी सूटकेस, बहुत भारी भरकम नहीं, देखिए आराम से आप कैरी कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिप की बात हो रही है। एंडियरिंग, एंडियरिंग का मतलब क्या होता है, डियर का क्या मतलब होता है, डियर मतलब DEAR का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही प्यारा है, प्रिय है, जो आपको प्रिय है, जो जिससे आप स्नेह रखते हैं, प्यार रखते हैं, प्रेम रखते हैं। आपका दोस्त हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, आपके माता पिता हो सकते हैं, तो जिससे आप स्नेह रखते हैं, आपका कोई पेट हो सकता है, तो एंडियरिंग। अब मैंने क्या बताया, काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, आप आगे EN लगा दीजिए, E लगा दीजिए, B लगा दीजिए, BE लगा दीजिए, तो क्या हो जाता है, वो एक कर देने का फॉर्म ले लेता है। डियर मतलब तो आपका जो प्रिय है, एंडियरिंग मतलब प्यार करना हो जाता है, एंडियरिंग मतलब प्यार करना हो जाता है ना। जैसे आप यहाँ पे क्या कहेंगे, लवेबल स्पेशली इन अ चाइल्ड लाइक और नाइव वे, नाइव वे, है ना, करेक्ट। नाइव मतलब बहुत ही सिंपल मासूम तरीके से, जिसको दीन दुनिया की कोई खबर नहीं है, बहुत ही जो मासूम है उसको कहते हैं क्या, नाइव। क्या कहते हैं, नाइव। तो बच्चे की तरह बहुत ही सिंपल तरीके से जो प्यार किया जाता है, दैट इज इंडियरिंग। तो सिनोनिम्स क्या होंगे, सिनोनिम्स हो सकते हैं ना, एडोरेबल, एडोर करना, लवेबल, लवली, जो बहुत ही प्यारा है, जो डियर है, जो आपका क्या है, बहुत ही क्लोज है। तो एंटोनिम, विलोम, हेटफुल, नफरत करना, डिटेस्ट करना, नफरत करना, अगेन डिस्पाइज करना, डेस्पिकेबल मतलब जो घृणित है, जो नफरत किया जा सकता है, ओडियस जो एबोमिनेबल है,
जो एबोमिनेबल है, जिसे आप अभोर कर रहे हैं, या फिर जिसे आप क्या कर रहे हैं, डिटेस्ट कर रहे हैं, डिस्पाइज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिस्पाइज कर रहे हैं, है ना, जिससे आपको क्या है, एवर्जन है, जिससे क्या है आपको, एवर्जन है, जिससे नफरत है। सेंटेंस में इसे कैसे यूज करेंगे आप, आई डू नॉट फाइंड रूडनेस और बोस्टिंग टू बी इंडियरिंग इन द स्लाइटेस्ट बिट। मतलब मैं रूडनेस को, कठोरपन को और बोस्टिंग, बिना बात के अपने आप को, बिना बात के अपने आप को क्या, बढ़ाना चढ़ाना, बोस्ट करना, खुद की तारीफें करना, दैट इज टू बोस्ट। आई डू नॉट फाइंड रूडनेस और बोस्टिंग टू बी व्हाट, एंडियरिंग, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे इस चीज से प्यार नहीं है, थोड़ा सा भी, इन स्लाइटेस्ट बिट, मुझे थोड़ा सा भी इस चीज से लगाव नहीं है कि कोई बिना बात के अपनी बढ़ाई करता रहे या फिर रूडनेस, कठोरता दिखाते रहे। एंड ये देखिए, बहुत ही सिंप्लिसिटी दिख रही है, क्या दिख रही है, प्यार का माहौल है और बहुत ही सिंप्लिसिटी है, एक बच्चे जैसा, बेबी लव है, कह सकते हैं पपी लव है, क्या है, पपी लव है, काफ लव है, ये सब आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, काफ लव है, पपी लव है। एंड पपी लव दिख रहा है ना, एक और इमेज में देखिए, बड़े प्यार से दिख रहा है, तो क्या है, एंडियरिंग है, एंडियरिंग चल रहा है, क्या चल रहा है, एंडियरिंग, है ना। नेक्स्ट वर्ड इज हैमलेट। हैमलेट क्या है, बस्ती, बस्ती को कहते हैं हैमलेट, बहुत सारी बस्तियां होती हैं, बस्तियों को कहा जाता है हैमलेट, है ना। और ये आपका देखिए नाउन है, सेटलमेंट स्मॉलर देन अ टाउन और विलेज। टाउन देखिए बहुत बड़ा हो जाता है, विलेज थोड़ा सा उससे छोटा होता है, गांव, लेकिन उस गांव में भी छोटी छोटी बस्तियां होती हैं, उन बस्तियों को कहा जाता है हैमलेट्स, करेक्ट। तो मतलब वो गांव का भी एक छोटा रूप होता है, गांव से थोड़ा छोटा कह सकते हैं आप। सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, टाउनलेट, लेट लगाने का मतलब, आप जब उसके बच्चे की बात करते हैं ना तो आप लेट लगाते हो, या फिर उसके छोटे रूप की बात करते हैं तो आप लेट लगा देते हैं, जैसे लीफ लेट, है ना, पिग लेट, तो मतलब पिग्स के बच्चे, लीफ, लीफ का छोटा रूप जो होता है, जो छोटा सा नया पत्ता निकलता है, लीफ लेट। तो वैसे ही टाउन का एक मतलब कह सकते हैं छोटा हिस्सा, तो टाउन लेट। तो बर्ग एंड विल, ये सब आपके क्या हैं, वर्ड्स हैं फॉर हैमलेट। तो इसका बड़ा रूप हो सकता है टाउन और सिटी, शहर। तो शहर और बस्ती में तो जमीन आसमान का फर्क है, बस्ती एकदम छोटे से एरिया में आप देख सकते हैं, मतलब इतने एरिया में ही बस्ती फैली हुई है बस, बाकी तो आगे ऊपर पहाड़, चट्टान, पेड़ पौधे हैं, इतने से एरिया में बस्ती है ना। तो बस्ती, सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे, आई एम ऑल्सो आफ्टर इन्फॉर्मेशन ऑन द सराउंडिंग हैमलेट्स एंड विलेजेस। मैं इस इंफॉर्मेशन के पीछे हूँ कि आसपास कौन कौन से क्या क्या विलेज हैं, कौन कौन सी बस्तियां हैं, कौन कौन सी बस्तियां हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं, शेरबिक। क्या कहेंगे आप, शेरबिक, शेरबिक का मतलब क्या होता है, शेरबिक मतलब दिव्य, भोला भाला, कहने का मतलब जो बहुत ही डिवाइन है, जो क्या है, बहुत ही डिवाइन है, जो मासूम है। जब भी डिवाइन चीजों की बात आती है, डिविनिटी की बात आती है ना, जब भी डिविनिटी की बात आती है, काइंड पर्सनालिटी बी फिटिंग एंजल और चिरब। चिरब किसे कहते हैं, जो बच्चे की पिक आप देखते हैं ना, जैसे क्रिश्चियनिटी में एक बच्चे की पिक देखते हैं, नेकेड बेबी विद द एंजेलिक विंग्स, तो वो जो होता है वो चिरब होता है, मतलब एक मासूम बच्चा, डिवाइन बच्चा, जो भगवान के रूप में है आप कह सकते हैं, तो उसे कहते हैं चिरब, जो एंजेलिक चाइल्ड है, जो डिवाइन बेबी है। एन एंजल हुज गिफ्ट इज नॉलेज एज अ विंग्ड चाइल्ड, जो नॉलेजेबल है, वो बच्चा जिसमें विद्या है, जिसमें बुद्धि है, जो एक डिवाइन, डिविनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिविनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, चेरब उसे कहते हैं। एंजेलिक आप कह सकते हैं, सेरेफिक कह सकते हैं, स्वीट है, लवेबल है, स्वीट है, लवेबल है। तो एंटोनिम्स क्या होगा,
एंजल का वो एंटोनिम क्या होगा? शैतान, डेमन, डेविल, डेमोनिक, डेविलिश, जिससे नफरत हो रही है, हेटफुल, लोथसम, है ना। सेंटेंस में इस शेरब को कैसे यूज करेंगे? शेरब एक आपका एडजेक्टिव है। द न्यू मदर वुड नॉट स्टॉप टेकिंग पिक्चर्स ऑफ अ शेरब। तो हर माँ के लिए उसका नया एकदम जन्मा बच्चा क्या होता है? एक शेरब ही हो जाता है। तो बड़े बच्चे को शेरब नहीं कभी कहते हैं, आप शेरब नहीं हो अभी, है ना। शेरबिक बेबी कौन होता है? जो एकदम न्यू बॉर्न बेबी है, जो एकदम भगवान का रूप होता है, सच्चा होता है, मन से प्योर होता है ना। जो दुनिया में अभी कुछ नहीं जानता है, ना झूठ बोलना ना कुछ, वो सिर्फ जानता है अपनी बातों को एकदम ट्रू फॉर्म में एक्सप्रेस करना अपनी माँ से। तो न्यू मदर जो अभी जस्ट माँ बनी है, उसके लिए उसका बच्चा शेरब है और उसके पिक्चर्स लेना वो बंद ही नहीं कर रही है ना। तो देखिए ऐसे पिक्चर्स जो आप देखते हैं जनरली क्रिश्चियनिटी में, तो इस बेबी को क्या कहेंगे? बेबी हु इज रिप्रेजेंटिंग द विजडम एंड नॉलेज इज व्हाट? चेरब। तो नेक्स्ट वर्ड इज स्टैगरिंग। स्टैगरिंग का मतलब चौंका देने वाला, लड़खड़ाना, मतलब इतना ज्यादा चौंक गए या तो आप लड़खड़ा गए। तो स्टैगरिंग का मतलब कैसे हो सकता है? मीनिंग क्या है इसका? सो सरप्राइजिंगली इंप्रेसिव एज टू स्टन और ओवरवेलम, वॉक विद ग्रेट डिफिकल्टी, एक अनदर आपका मीनिंग हो सकता है। एक मीनिंग ये हो सकता है एंड अनदर मीनिंग इज दिस, मतलब इतना ज्यादा आप इम्प्रेस हो गए एंड स्टन हो गए, शॉक हो गए देखकर कि आप क्या हो गए? ओवरवेलम हो गए एंड स्टैगर कर गए। ओ माय गॉड, जब मुंह से निकल जाता है इन अ वेरी मतलब इम्प्रेसिव वे। दूसरा मीनिंग हो सकता है लड़खड़ाना, स्वे करना, ठीक से नहीं चलना, है ना। तो कैरीन करना कहते हैं लड़खड़ाने को, या फिर साइडवेज चलने को, मतलब स्वे करने को कहते हैं। इम्प्रेसिव हो सकता है सिनोनिम एस्टोनिश हो जाना, एस्टाउंडिंग, एस्टाउंडिंग, लर्श करना, करीन करना, इनका मीनिंग एक ही होता है। क्या होता है? स्वे करना, इधर उधर लड़खड़ाना। एंटोनिम क्या हो सकता है? विलोम क्या होगा? अनरिमार्केबल, जिस जो इम्प्रेसिव नहीं है, जो बहुत ही ज्यादा वर्थ नहीं है, जिसका अनरिमार्केबल है, डल है, डिस्करेजिंग है, स्टेबल है, तो इसमें कुछ हाइप नहीं है, जो हाइप नहीं है, प्रॉपर है, दैट्स इट। तो सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे? वाई इज दैट मैन स्टैगरिंग अबाउट द रूम लाइक दैट, क्यों वो आदमी इस तरीके से लड़खड़ाया जा रहा है? लड़खड़ाया जा रहा है किस तरीके से? इस तरीके से, देखिए क्यों ये आदमी का सर चकरा रहा है और लड़खड़ा रहा है, कैसे चल रहा है? इज फॉलोइंग दिस पाथ। वाई? वाई इट इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। नेक्स्ट वर्ड इज ओवरहॉल। व्हाट इज इट? ओवरहॉल। ओवरहॉल का मतलब क्या होता है? काया पलट देना, मतलब बॉडी ही चेंज कर देना। क्या कर देना? बॉडी चेंज कर देना। टू एग्जामिन इट एंड रिपेयर इट इफ नेसेसरी, मतलब किसी भी चीज को दोबारा से ठीक कर देना। आपका सपोज रूम बहुत खराब है, कपड़े बिखरे हुए हैं, कहीं सीलन पड़ रही है, कहीं पेंट उतर रहा है, तो क्या करेंगे आप? क्या कहेंगे कि आपके रूम को किसकी ज़रूरत है? एक रेनोवेशन की ज़रूरत है, एक यू नीड टू ओवरहॉल। व्हाट? ओवरहॉल योर रूम। ओवरहॉल योर रूम मतलब काया पलटो उसकी। तो आप कह सकते हैं सिनोनिम इसके क्या होंगे? रिपेयर करना, मेंड करना, फिक्स अप, पैच अप करना, रीबिल्ड दोबारा से बिल्ड करना, और रेनोवेट करना। रेनोवेशन हो रहा है उस दुकान का, रेनोवेशन हो रहा है उस बिल्डिंग का, उस स्कूल में, उस रूम का रेनोवेशन चल रहा है। रेनोवेशन मतलब दोबारा से चीज़ें ठीक हो रही है, एक नई तरीके से सज रही हैं, नए पेंट यूज़ किए जा रहे हैं, नया कलर दिया जा रहा है, दोबारा से फ्रेश बनाया जा रहा है उसको। एंटोनिम क्या होगा? ब्रेक करना, इंजर करना, रैक एंड रून। रैक एंड रून अगेन आपका यहाँ पे फ्रेज है। फॉल बिहाइंड, पीछे गिरना। सेंटेंस में इसे कैसे यूज करेंगे? द गवर्नमेंट प्लान्स टू ओवरहॉल द हेल्थ सर्विस। गवर्नमेंट प्लान्स टू
ओवरऑल द हेल्थ सर्विस, मतलब गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है, जो हेल्थ सर्विस है, जो हेल्थ सर्विस दे रही है गवर्नमेंट, उसको प्लान कर रही है कि दोबारा से उसको रिवाइज किया जाए, दोबारा से उसको रीप्लान किया जाए, दोबारा से उसमें तब्दीलियां लाई जाएं, चेंजेस लाए जाएं, अमेंडमेंट्स की जाएं, अच्छे से उसको और इम्प्रूव किया जाए, ओवरहॉल किया जाए। यहाँ पे देखिए थ्योरेटिकली यूज़ किया गया है ओवरहॉल, अदरवाइज आप जनरली फिजिकल वे में यूज़ करते हैं। जैसे इस बिल्डिंग को क्या ज़रूरत है, इट नीड्स अ रेनोवेशन, वी नीड टू ओवरहॉल दिस बिल्डिंग, है ना। एग्जैस्परेटेड, एग्जैस्परेटेड का मतलब क्या होगा बताइए। एग्जैस्परेटेड मतलब हताश हो जाना, एग्जैस्परेशन, एग्जैस्परेशन मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाना, परेशान हो जाना, ग्रेटली अनॉयड और आउट ऑफ पेशेंस, आप पेशेंस, अब आप में कुछ भी सब्र बाकी नहीं रहा, अब आपकी सारी क्षमता चली गई है, चूर चूर हो गई है आपकी हिम्मत, अब आप चूर चूर हो गई है, अब आप हताश हो गए, आप ट्राई कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे, बेस्ट होगा, बेस्ट होगा, बेस्ट होगा, बट लगातार पॉइंट्स कम ही हो रहे हैं एंड आप डीमोटिवेट हो चुके हैं, ब्राउंड ऑफ, देखिए आपका एक फ्रेज है ब्राउंड ऑफ, मतलब हताश हो जाना, एग्जैजरबेट, एग्जैजरबेट, इन्फ्यूरिएट, परेशान हो जाना, एनॉय हो जाना, गुस्सा हो जाना, इन्फ्यूरिएट हो जाना, एग्जैजरबेट, फ्रस्ट्रेट हो जाना, ब्राउंड ऑफ, एकदम जल जाना, परेशान हो जाना, है ना। करेक्ट, समझ में आई बात। तो एंटोनिम इसके विलोम क्या होंगे, पॉजिटिव होगा शांत रहना, प्लीज्ड एकदम खुश रहना, सरीन एकदम शांत और शांति प्रदान करने वाला, मतलब सरीन, सरीन, प्लासिड, प्लासिड लेक एक मूवी का नाम भी है, प्लासिड लेक मतलब नाम का मतलब हुआ शांत लेक, शांत लेक, पर वो सबसे अशांत लेक था उस मूवी में। प्लाकेटेड, प्लाकेट करना, प्लाकेट करना मतलब शांत करना, शांति करना, कम करना, प्लाकेट करना, प्लाकेटेड। सेंटेंस में इस एग्जैस्परेटेड को यूज कैसे करेंगे, वी वर एग्जैस्परेटेड एट हिज इल बिहेवियर, उसके गंदे व्यवहार से हम परेशान हो चुके थे, हताश हो चुके थे, वो सुधर ही नहीं रहा था, वो क्या कर रहा था, सुधर ही नहीं रहा था, ये देखिए काम कर करके ये बेचारी परेशान हो चुकी है। She is exasperated after working hours and hours and getting zero result. She is now exasperated. She is now exasperated. तो ये हताश हो गई है। कोलोसस, कोलोसस देखिए आपने पढ़ा कोलोसल, कोलोसल विच इज एडजेक्टिव, कोलोसल का मतलब भी होता है ह्यूज, इनॉर्मस, वेरी बिग, वेरी बिग, लेकिन कोलोसस का मतलब भी वही होता है, लेकिन भीम आकार, मतलब कहने का मतलब ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं नाउन, पहली बात तो पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे चेंज हो रहा है, नाउन है, दूसरा बड़े पर्सन या किसी चीज के लिए आप यूज कर सकते हैं, इनॉर्मस साइज के लिए आप यूज कर सकते हैं कोलोसस, कोलोसल, जहाँ पे आगे आपको नाउन ढूंढना पड़ रहा था, यहाँ पर आपको नाउन नहीं ढूंढना पड़ेगा, बस यही फर्क है। सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, जो बहुत ही जायंट है, क्या है, जायंट है, जायंट है, बेहमौत है, वुपर है एंड हल्क है। हल्क देखा है ना आपने, हल्क हर चीज को स्मैश कर देता है, हल्क कितना ह्यूज है, एकदम दानव जैसा, है ना, बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल। एंड बर्गर किंग में आप जब जाते हैं तो वूपर बर्गर आप ऑर्डर करते हैं, वूपर बर्गर क्यों वो नाम रखा गया है, वूपर बहुत बड़ा, सबसे बड़ा साइज का जो बर्गर होता है वो उनका स्पेशल बर्गर होता है, जिसका नाम होता है क्या, वोपर बर्गर। आगे से ऑर्डर करेंगे आप देखेंगे क्या साइज है उसका, है ना। तो वोपर मतलब बड़ा, विशाल। तो एंटोनिम क्या होगा इसका, विलोम, डॉर्फ, नाटा, छोटा, है ना। हॉबिट्स मूवी देखिए, उसमें सारे सारे क्या हैं, ड्वार्फ हैं, सारे क्या हैं, ड्वार्फ हैं। वीकलिंग, कमजोर सा,
कमजोर सा दानव, ह्यूज एकदम नहीं है, जायंट नहीं है। हॉप माय थंब, एक छोटा सा फ्रेज है, हॉप माय थंब मतलब जो मेरे अंगूठे पे जो आ जाए, जो जिसको मैं दबा सकूं अपने इस अंगूठे से ही जो दब जाए, इतना छोटा, कहने का मतलब है। एंटोनिम हो गया ये। तो सेंटेंस में इसे कैसे यूज करेंगे? लियोनार्डो दा विंची रिमेन्स अ कोलोसस इन द हिस्ट्री ऑफ आर्ट। अब देखिए कोलोसस सीधा बोल दिया गया है, एज अ नाउन यहाँ पर है, कोलोसल पर्सनालिटी की बात नहीं अब कर रहे हैं, कोलोसस बोल दिया गया। बहुत बड़ा, बहुत विशाल नाम रहा है ये हिस्ट्री में। कौन? लियोनार्डो दा विंची। बहुत ही हिस्ट्री ऑफ आर्ट में इनका काफी नाम रहा। एंड ये पर्सन कैसा है? ये बिल्कुल बेहमौत है। ये क्या है? जाइगैंटिक है। कैसा है? जाइगैंटिक है, जायंट है ना? वप, रेमिनिसेंट। रेमिनिसेंट का मतलब क्या है? जब आपको सारी पिछली बातें याद आने लगे, आप अकेले बैठे हैं एंड आप सब कुछ चीज़ें याद कर रहे हैं, दैट इज अतीत का स्मरण दिलाने वाला, इज रेमिनिसेंट। रेमिनिसाइज कर रहे हैं। टेंडिंग टू रिमाइंड वन ऑफ समथिंग, मतलब इस तरह से यू आर टेंडिंग दैट आपको सब कुछ याद आ रहा है। क्या आ रहा है? सब कुछ याद आ रहा है ना? करेक्ट। तो सिनोनिम्स क्या होंगे? जो रिमाइंड कर रहा है, जो क्या कर रहा है? रिमाइंड कर रहा है, रिमाइंडफुल है, इवोक कर रहा है, जो चीज़ें उजागर कर रहा है, मतलब जगा रहा है आपके मन में। नॉस्टैल्जिक है। नॉस्टैल्जिक मतलब एकदम परफेक्ट सिनोनिम है ये आपका, एकदम परफेक्ट, क्लोजेस्ट। नॉस्टैल्जिक मतलब जो याद आती हैं आपको, जो पुरानी बातें, दैट इज यू आर फीलिंग नॉस्टैल्जिक, यू आर फीलिंग नॉस्टैल्जिक आफ्टर लुकिंग एट द पिक्चर्स। कुछ पिक्चर्स को देखने के बाद आप कैसा फील करते हैं? नॉस्टैल्जिक फील करते हैं, मतलब पुरानी बातें याद आने लगती हैं, है ना? एंड यू बिकम रेमिनिसेंट। तो रिकॉल करना। एंटोनिम, विलोम क्या होंगे? भूल जाना, अनअवेयर होना, माइंडलेस होना, दिमाग एब्सेंट है, माइंडलेस होना, दिमाग उड़ चुका है और आप अनअवेयर हैं, क्या हो रहा है आपके सराउंडिंग में, आसपास में आपको कुछ पता ही नहीं है, कोई खबर ना होना, दिस इज ऑब्लिवियस। तो सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे रेमिनिसेंट को? द स्मेल्स कमिंग फ्रॉम द बेकरी वर रेमिनिसेंट ऑफ द सेंट्स दैट यूज्ड टू कम फ्रॉम माय ग्रैंडमदर्स किचन। उस बेकरी से जो महक आ रही है, इतनी सुंदर, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है उस बेकरी की दुकान से, तो मुझे उस किसकी याद दिला रही है? उन खुशबू की, उस महक की याद दिला रही है जो मेरी नानी माँ, मेरी दादी माँ के किचन से आती थी। उसकी महक आ रही है उस बेकरी से, तो मुझे अपने दादी माँ के टाइम की बातें याद आ गई हैं, है ना? एंड ये कौन है? अब ये कौन है ना? ये अपनी सारी पुरानी बातें याद कर रही हैं कि टाइटैनिक डूबा कैसे, सारी चीज़ें रिपीट कर रही है, रिकॉल कर रही हैं। और ये हमारे कौन है? रॉन, है ना? अब ये भी किसी को तो याद कर रहे हैं, किसी ब्यूटीफुल पर्सन को याद कर रहे हैं, नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, दोनों के दोनों। तो नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं मतलब रेमिनिसेंट पर्सन अभी इस टाइम ये है।